Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another video on cell structure and function. This is the third part of cell, which is nucleus. In previous videos, we already discussed part 1 and part 2. In part 1, we discussed about cell introduction, cell discovery, and cell membrane structure and functions. In part 2, we discussed about the cytoplasm, the composition of cytoplasm, cell organelle structure and functions. Now in this video, we will discuss nucleus in detail. This is the last part of cell structure and functions. Cell structure and functions is the second chapter in your category B syllabus. So let's start about nucleus. न्यूक्लियस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। ये सेल का बहुत ही अहम पार्ट है। जो सेल में एक्टिविटीज होती है सबको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। इसी तरह इसको नाम जो दिया गया है ये लैटिन वर्ड है न्यूक्लियस, विच मीन्स कर्नल ऑफ अ नट। ठीक है, तो अब हम न्यूक्लियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो यूक्रियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होती है। लाइक के जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस यूक्रियोटिक सेल्स में फाउंड होता है, मीन के इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूक्रियोटिक सेल बिकॉज इन प्रोक्रियोटिक सेल्स देयर इज नॉट ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। बिकॉज जो न्यूक्लियस होता है प्रोक्रियाट्स में उसके इर्द गिर्द जो डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व जिसको कहते हैं वो एब्सेंट होता है। And in eukaryotic cells, there is a proper nucleus of double membrane bounded in which the genetic material survive. इसी तरह जो हमारे यूक्रियोट्स है उसमें चंद सेल्स या ऐसे सेल्स भी है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लाइक आरबीसीज जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक न्यूक्लियस डायग्राम जो लेबल डायग्राम है, उसमें ये हम देख सकते हैं दिस इज अ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आउटर जो मेम्ब्रेन है ये हमने बात की थी इन पार्ट 2 साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेलिस के जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बॉन्ड होते हैं। और जो न्यूक्लियस है उसका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जो प्रॉपर न्यूक्लियस यूक्रियोटिक में प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस के दरमियान में एक कलर्ड बॉडी होती है, एक डार्क जो न्यूक्लियस उसको कहते हैं न्यूक्लियुलस। लाइक जिस तरह सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, लाइक दैट न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। नाउ जो हमारे न्यूक्लियुलस और न्यूक्लियर इन्वॉल्व के दरमियान जो स्पेस होता है सेमी सॉलिड, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके दरमियान में और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल्स है जिसके बारे में हमने बात की कि सेल न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल डिवीजन होती है वहाँ पे ये क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम के शक्ल में पेयर नजर आते हैं और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये बाय itself is a very complex structure because it controls all the activities occurring in the cell, all the processes like metabolism, respiration, etc. All the activities are controlled by nucleus. This is like a capital of a country। जिस तरह कैपिटल जो दारुल खिलाफा होता है कंट्री में, वो सब एक्टिविटीज जो कंट्री में होते हैं वो सबको वो कंट्रोल करते हैं। इसी तरह ये न्यूक्लियस इज लाइक अ कैपिटल ऑफ द सेल व्हिच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल।
इसीलिए जो ये न्यूक्लियस ऑल एक्टिविटीज़ इसका काम भी बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये परफॉर्म करता है। तो इसी तरह ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। Nucleus is composed of the first one thing is nuclear envelope. Nuclear envelope is composed of two membranes. One is the outer nuclear membrane and the other is inner nuclear membrane. Outer nuclear membrane जो है ये साइटोप्लाज्म की तरफ होता है और जो inner साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वॉल्व के दरमियान में जो स्पेस होता है इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म लाइक के सेल्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो सेमी सॉलिड स्पेस होता है जिसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वॉल्व के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और क्रोमेटिन पर जिस तरह सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इसी तरह जो ये क्रोमेटिन्स है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और क्रोमेटिन असल में ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए है इसकी शक्ल इसकी थ्रेड लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। लास्ट में एक जो न्यूक्लियस हम इसको कह सकते हैं न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। Nuclear envelope is the first part of nuclear structure, which is composed of two membranes. One is the inner nuclear membrane, is the other is outer membrane. ये दोनों न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनाते हैं और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है या जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है इसमें पोर्स होते हैं और उस पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और न्यूक्लियर पोर्स की जो डायमीटर होती हैं वो 100 नैनोमीटर होती है और इसके दरमियान जो सेपरेशंस होती हैं वो 9 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वॉल्व है या न्यूक्लियर ये एक मिश की तरह होता है जिसमें पोर्स होते हैं बहुत से 100 नैनोमीटर उसका डायमीटर होता है। अब जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं लाइक हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं ये दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। इसी तरह जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये दोनों एक दूसरे से न्यूक्लियर इन्वॉल्व के थ्रू सेपरेट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना इज द मैकेनिकल सपोर्ट फॉर न्यूक्लियस provided by nuclear lamina. This is a protein mesh which is more organized on the integral surface on the nucleus than on the cytoplasm surface. ठीक है, ये जो इंटरनल सरफेस है उस पे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्मिक सरफेस। फिर हमने जिस तरह प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है जो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल्स है। क्रोमेटिन हमारे पास डीएनए और प्रोटीन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, डीएनए और प्रोटीन का इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। जो डीएनए है इसके साथ जो प्रोटीन्स लगा होता है जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है उसके अराउंड रैप करती हैं उसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, हिस्टोन कंबाइंड विद डीएनए एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम। इसी तरह जो तकरीबन 8 हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए के अराउंड जो रैप होती है इसको हम एक न्यूक्लियोसोम कहते हैं और ये न्यूक्लियोसोम्स फिर एक दूसरे के साथ बाउंड होकर डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन्स, तो क्रोमेटिन्स टू टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एक हमारे पास यूक्रोमेटिन और दूसरा हमारे पास है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन इज द सेकंड नेम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हमने राइबोसोम में पढ़ा था, उसके लिए आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। जो राइबोसोम न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में और वो बाहर आके फिर न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए वहाँ पे राइबोसोम्स में प्रोटीन्स बनाते हैं।
तो उस प्रोटीन्स बनने के प्रोसेस को हम जीन्स एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो जो यूक्रोमेटिन्स होते हैं ये जीन एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, और जो हेटेरोक्रोमेटिन्स है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन्स है, और ये पैक्ड फॉर्म में होते हैं, और इसका कोई जीन एक्सप्रेशन में रोल नहीं है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्रोमेटिन्स है जो कॉम्प्लेक्स एंड पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, और ये क्रोमेटिन्स को हम अगर कंडेंस फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये जो इसके ऊपर ये रेप हुआ है ये डीएनए है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं। फिर न्यूक्लियोसोम्स के जो हम ये रेप्स फॉर्म ये स्टडी करें या जूम करें तो इसको हम नज़र आते हैं ये वाइट बॉल्स की शक्ल में, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, और हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो है डीएनए रेप हुआ है ये सराउंड करती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड दिस इज डीएनए विच इज द मेन जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल जिसके जरिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को कैरेक्टर ट्रांसफर होती है। अब ये अगर सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिन्स एक कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये जो है इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, इसके टिप को हम टेलोमियर कहते हैं। ठीक है, और ये जो ह्यूमंस हैं हमारे, ये इसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम का ये आर्म्स जो है इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसमें जो ये लंबा इसका जो ये आर्म होता है इसको हम क्यू आर्म कहते हैं, और इसको हम पी आर्म कहते हैं। जिस चीज़ के ज़रिए से ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रो ये जो क्रोमोसोम्स है ये डीएनए और प्रोटीन से बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थ्रेड लाइक डीएनए है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, इसको हम अगर जूम करें तो इसको हम कहते हैं डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये डीएनए जो है ये हमारे पास जो बेस पेयर्स है इससे बनता है। थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन। ठीक है, और थाइमीन थाइमीन और एडेनिन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और साइटोसिन और गुआनिन एक दूसरे के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो डबल स्ट्रैंड है ये बेस पेयर्स के जरिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक लेडर। अब तीसरा पार्ट जो हमारे पास न्यूक्लियस का है वो है न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियोलस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो राइबोसोमल आरएनए है वो उसकी प्रोडक्शन होती है, और जो प्रोटीन के साथ फिर ये बॉन्ड होकर राइबोसोम्स बनाते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इज द सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है। ठीक है, और ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अब लास्ट स्लाइड है ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हम कहते हैं कि इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो फर्स्ट फंक्शन इसका है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज लाइक मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, जीन एक्सप्रेशन, जो भी प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं, डी माइटोकॉन्ड्रियल जो रिप्लिकेशंस होती है उसकी, या जो भी प्रोसेस सेल के अंदर होता है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व के बारे में हमने जो बात की अभी प्रीवियस स्लाइड में, कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व सेलेक्टिवली परमिएबल हैं। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन, जीन एक्सप्रेशन, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, जो 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल एक प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जिसके ज़रिए से प्रोटीन बनता है सेल के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है
में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है स्ट्रैंड। और कैसे बनता है कि उसमें मॉडिफिकेशंस होती है, लाइक आरएनए में हमारे पास यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। तो इसी तरह ये मॉडिफिकेशन करके ये एक स्ट्रैंड बनाता है मैसेंजर आरएनए का। फिर न्यूक्लियस पोर, जो न्यूक्लियर पोर जो प्रोटीन से बने होते हैं, उसके ज़रिए से ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आके वहाँ राइबोसोम्स के साथ अटैच होके प्रोटीन्स बनाते हैं, और इस स्टेप्स को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जो ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, उसके साथ मिल के ये प्रोटीन्स बनाते हैं, और इस स्टेप को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये सब प्रोसेसेस न्यूक्लियस में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस है, उसका जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, वो न्यूक्लियस में होता है। तो इसी तरह न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, या न्यूक्लियस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. The next function of nucleus is processing a pre-messenger RNA. जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसके उसमें प्रोसेस होती है। पहले हम उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेजेस या मॉडिफिकेशंस कहते हैं। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें थाइमीन होता है, और जो मैसेंजर आरएनए है उसमें यूरेसिल की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो हमारे पास मॉडिफिकेशंस होती है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इसी तरह जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जो प्री मैसेंजर आरएनए है उसके साथ उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसी तरह न्यूक्लियस का प्रोसेसिंग का प्री मैसेंजर आरएनए में भी रोल है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, और हमारे जो पेज ग्रुप है व्हाट्सएप